हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा विषय ये है कि मैं आप लोगों को बहुत पहले जो है एक पुलिस के एफआईआर के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि एफआईआर कैसे कहते हैं। एफआईआर में जो है एफआईआर की कंडीशंस को मैंने आपको अवगत कराया था। आज का जो मुद्दा है वो मौजूद है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी असंज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस की पावर्स की बात हम चर्चा करेंगे कि अगर उसे पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो अपराध होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं कि जो है एक फर्स्ट शेड्यूल में ये भी बताए गए हैं कि एक तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और उसके बाद में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो उससे चर्चा हम करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको मैं बेल एक्ट्स आपको पढ़ना चाहता हूँ। अब वो नया सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये सेक्शन है 174। 174 ये कह रहा है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। यानी इसका मुराद ये है कि जो गंभीर अपराध नहीं होते हैं, अगर उन्हें इत्तला मिल जाता है तो ऐसे मामले में पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। जब पुलिस थाने का जो ऑफिसर्स होता है, यानी जो पुलिस थाने का जो ऑफिसर्स होता है जिसे कहते हैं आयु कहते हैं, और उस थाने की सीमाओं के अंदर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है रजिस्टर्ड हो जाता है या उसे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो एफआईआर दर्ज कर लेता है। जो आप पहले देखते थे कि अगर 504 323 अगर 323 और 504 या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है अगर रजिस्टर कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर ये देखेंगे तो उसमें जो है एफआईआर की तरह 154 की तरह ट्रीट नहीं होता, 173 की तरह ट्रीट नहीं होगा। जो नया धारा है जो असंज्ञेय अपराध होगा उस अपराध को एक एनसीआर के माध्यम से उसे दर्ज कर लिया जाएगा। वो एफआईआर की तरह नहीं होता है। तो वो कहा जाता है कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, यानी उस थाने की सीमाओं के अंदर जो थाने का सुनने का जो सार है वो रजिस्टर कर लेता है और वो संबंधित जो है थाने को जो संबंधित थाने से जुरिडिक्शन होते हैं कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का, वो वहाँ कहता है आप जाकर, वो जब निर्देशित करता है कि आप जाकर वहाँ से आप ऑर्डर करा लें। तो पहले सीआरपीसी में 155(2) में था, अब नए बीएनएस में 174(2) में वो बात कही गई है। 174(2) में ये बात कही गई है कि कोई मामला जो असंज्ञेय मामला होता है वो मामला मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे देता है कि आप जो है आप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर प्राप्त होने पर तो पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब सवाल यह होता है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है, अगर एक मामला जो है वहीं पर संज्ञेय है और एक मामला असंज्ञेय है, यानी कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, फिर क्या होगा? तो इस मामले में जो है पुलिस क्या काम करेगा कि संपूर्ण मामले को जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज कर लेगा। जो 173(1) के तहत एफआईआर के तहत वो मामला को इन्वेस्टिगेशन करेगा। यदि वो आवश्यकता लगेगा कि ये मामला ऐसा अपराध जो प्रतीत होता है जिससे 7 साल से ऊपर तक अपराध है तो उसे जो है गिरफ्तार भी कर सकता है। और अन्वेषण के विदाउट वारंट, इसमें यह है कि नॉन कॉग्निजेबल में जो है अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक जो है मजिस्ट्रेट कोई आदेश न कर दे। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें कहता है कि रिफर टू इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट। अगर वो मजिस्ट्रेट को रिफर करता है फॉरवर्ड टू डेली रिपोर्ट ऑफ सच केस फॉरनाइट टू द मजिस्ट्रेट, यानी जो है सभी मामले जो है दैनिक डायरी में उसका एक जनरल डायरी होता है जो पहले 172 में यानी 172 में जो है सीआरपीसी में बताया गया था। अब वो चीजें जो है कि 172 में बताया गया था कि सीआरपीसी में कि पुलिस केस डायरी में वो रजिस्टर कर लेगा, उसका सारा सारांश जो घटने का जो सारा सारांश है वो क्या कर लेगा, वो रजिस्टर कर लेगा। अब बताता है कि नो पुलिस ऑफिसर सेल इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट हैविंग द पावर टू ट्राई सच कमिट
ऑफ द केस ऑफ ट्रायल, यानी पुलिस का काम क्या है कि जब तक मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हो पाता है तब तक पुलिस जो है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तीसरी बात कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज ऑफ सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट द पावर अरेस्ट विदाउट वारंट एज ऑफर्स जो है ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन में भी एक्सरसाइज कॉग्निजेबल केस। यानी जो अगर मजिस्ट्रेट का जो है ऑर्डर प्राप्त हो जाने के बाद में पुलिस उसी तरह इन्वेस्टिगेशन करेगी जैसे कॉग्निजेबल केस में करेगी, लेकिन इसमें क्या है, ये बात ये कहा है कि जो अभियुक्त होता है उसे गिरफ्तार नहीं करेगा और सेम वैसे प्रोसेस के तहत जो है उसे कॉग्निजेबल के तरह वो ट्रीट करेगी। फोर्थ कहता है वेयर अ केस रिलेटेड टू और मोर ऑफेंस और विच एट लीस्ट वन कॉग्निजेबल the case shall be deemed to be cognizable case, notwithstanding anything that the order officer are non-cognizable offense। यानी इसका कहने का मुराद ये है कि अगर एक अपराध है वो कॉग्निजेबल है और एक अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, सेम जो है ट्रांजैक्शन सीरीज में ऑफेंस पाया जाता है उसी सूचना और सार में, तो उस एफआईआर को सभी मामले जो है वो कॉग्निजेबल केस में ट्रीट होगा। ये बात जो है 174 के सबसेक्शन 4 में बताता है। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केस। यहीं से पुलिस को क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है। क्या पावर मतलब किसी भी मामले को वो इन्वेस्टिगेट करता है। अब कभी कभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है, कभी सीआईडी इन्वेस्टिगेट करता है, कभी और भी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करता है, कभी एटीएस इन्वेस्टिगेशन करता है, कभी मानव अधिकार की जांच की एजेंसी भी इन्वेस्टिगेट करता है, और कभी राज्य सरकार को ये लगता है कि यार इसमें जो है स्पेशल एसआईटी गठन करना है, वो जांच करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस जो है प्रदत्त शक्तियों के तहत जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो हम बताते हैं 175 में क्या बात करता है कि पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल केस, यानी कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में without the order of magistrate investigation any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquiry into a try under the provision chapter this chapter any 14। यानी इसका मुराद ये है कि कोई भी पुलिस जो है और थाने का जो इंचार्ज ऑफिसर्स होता है मजिस्ट्रेट के आदेश की बिना, यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं होता है और वो क्या है करता है कि इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत कर देता है, और वो जिसकी जांच या विचारणा करने के सख्त हो, यानी उसकी सीमाओं के अंदर। मान लीजिए कि एक थाना होता है तो थाने में सभी का एरिया बदला होता है कि भाई इसका बीट का ये, इस बीट का ये, इसका बीट का ये। जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है वो 1861 में आप देखेंगे तो उसमें बताया गया कि कैसे कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हर एक व्यक्ति तो कार्य कर नहीं सकता है। हाँ, हालांकि कभी कभी ये होता है कि सीनियर कांस्टेबल भी मामले को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिसको सीनियर कांस्टेबल होता है वो भी मामले को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार प्राप्त होता है। हाँ, हालांकि कभी कभी ये भी होता है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ना हो और कभी कभी इंचार्ज ऑफिसर ना हो और मामले को कोर्ट में प्रस्तुत करना है और कोर्ट उसका प्रोसिक्यूट करना है, तो क्या करेगा, जो सीनियर मोस्ट कांस्टेबल होता है वो मामले को प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। यस, वो कर सकता है। क्योंकि कर सकता है कि उसको पास पावर है कि सीनियर कांस्टेबल भी जो है वो वकालत कर सकता है, डिफेंस रख सकता है। ये पावर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रोवाइडेड, जहां प्रोवाइडेड होता है वो बहुत खतरनाक चीज होता है लॉ में। प्रोवाइडेड कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस में बी रिक्वायर्ड द डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन द केस। यानी इसका मुराद ये है कि
जहां कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रकृति का है, अगर वो गंभीर है, सीरियस है, तो ऐसा कंसीडर करेगा कौन? जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और या एडिशनल ऑफिसर होते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए लखनऊ में है, तो लखनऊ क्या है, वो कमिश्नरी प्रणाली है, यानी यहाँ कमिश्नरेट जो है, एक कमिश्नरेट होता है और बाकी एडिशनल कमिश्नरेट होता है, एसएपी। एसएपी के अंदर जो है कई थाने आते हैं। तो ये क्या, अगर कोई मामला लगता है यार गंभीर है, ये राज्य के विरुद्ध है और इसे स्वयं मामले को देखना है, स्वयं मामले को इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके बारे में बताया गया है। कहता क्या है, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केसेस shall at any stage be called in question on ground that the case was on which such officer was not empowered under this section of to investigation। यानी कि इसका मुराद ये है कि ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी या किसी कार्यवाही को किसी भी स्टेज पर इस आधार पर जो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वो मामला ऐसा था जिसमें अधिकारी द्वारा या जिसका अन्वेषण करने के लिए उसे शासक नहीं था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। जो मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आयु जो है उससे क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा कि आपका जो है पावर नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो कोई भी हो उसे जो है इस बात को कहता है। तीसरी बात कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट made under subsection 4 or section 173 and after making such inquiry as he think fit necessary and submission made in the regard by the police officer order such investigation above mentioned। यानी कहने का मुराद ये है कि ऐसे किसी मामले में जो है जहां धारा 210 के अधीन जो है कोई शासक किया गया हो, कोई मजिस्ट्रेट द्वारा शासक किया गया हो, और धारा 173 की 4 को धारा, यानी 173 के 4 क्या कहता है, जो 173 जो आप देखेंगे तो उसमें क्या कहता है कि 173 में जो है ये कह रहा है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 may send the substance of such information in writing any by post of superintendent by police officer concerned holder। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले 154(3) का जब एप्लीकेशन देते थे, 154(4) में ऑर्डर आता था कि भाई इसको जो है मामले को गंभीर सा प्रतीत होता है, संज्ञेय मामले प्रतीत होता है या असंज्ञेय मामले प्रतीत होता है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये कौन कहता था कि 173(4) में ये बातें कही गई थी। और उसके बाद में जब आप बात करते हैं कि जब पुलिस की बात आती है तो 173(4) के, तो वो करेगा कैसे? तो समझिए कि अगर लॉजिक बात करें, समझने की बात करें, एक जो है तो 156(3) के आदेश में ये मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होता था कि इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करें। भाई अन्वेषण कैसे होगा? प्रश्न ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी? तो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्टर करने के पश्चात ही इन्वेस्टिगेशन होगा, अन्यथा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। क्या है वो जो है एफआईआर को क्या है, जब वो रजिस्टर कर लेगा तभी इन्वेस्टिगेशन करेगा, अन्यथा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, केवल मामले की इंक्वायरी करेगा। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, ये बात कहता है। अब बात करते हैं कि फोर्थ, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड सेक्शन अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट टू। यानी जो है धारा 210 के अधीन कोई भी एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट हो
और मजिस्ट्रेट को जो है लोक सेवक द्वारा के विरुद्ध जो है कोई भी उसे कंप्लेंट प्राप्त होता हो, किसके, पब्लिक अगेंस्ट के जो है या लोक सेवा है जिसे कहते हैं पब्लिक ऑफिसर, अब उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मिल जाता है और वो शासकीय कर्तव्य जो है वो क्या है, अपने ऑफिशियल ड्यूटी को ब्रीच करता है, डिस्चार्ज करता है, अब तो उससे कोई अपराध उत्पन्न होता हो तो ऐसे करे क्या करेगा, ये रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्सीडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू हिम। सेकंड है, आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ द assertion made by the public servant to the situation the lead to the incident so alleged, यानी उसके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं जो उसे जो घटना के तत्व प्रस्तुत से जो है जो उसमें जो कंटेंट है उनसे जो रिपोर्ट प्राप्त होता है। सेकंड बात यह कि पब्लिक ऑफिसर द्वारा किए गए जो एसेशन यानी प्रत्यान जो कुछ कहता है और ऐसे कंडीशन के बाद जिसमें घटना एलिगेशन लगाया गया है और विचार करने के पश्चात तो क्या करेगा, अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। पुलिस इसमें नई चीज जोड़ी गई है, आप लोग जान लीजिए कि नई बातें आई है कि अगर लोक सेवक के खिलाफ वो उनका ड्यूटी ब्रीच करता है, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है या ड्यूटी को गलत करता है तो उनके विरुद्ध भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जा सकता है। ये बातें आ गई 175 में, यानी 175 में। अब हम बात करते हैं 176 की प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमने कहा पहले बात है कि संज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी कैसे अन्वेषण करेगी। अब बात करता है कि अन्वेषण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत सब सुनते हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। क्या पुलिस के पास कोई ऐसी टेक्निकल लैब होती है कि जो कि डॉक्टरों की तरह वो जांच करती है, जांच करने के बाद धीरे धीरे चेक करती है कि बॉडी में कहाँ डिफॉल्ट है, तो सारे मशीनरी से चेक करती है, साइंटिफिक तरीके से चेक करती है, तब उससे यह पता लगता भाई इस जो है इसका मर्ज जो है ये चीजें है, इससे इलाज किया जा सकता है। इसी बात ही जो पुलिस जो है मशीनरी की तरह अब जो टेक्नोलॉजी दुनिया आ चुकी है, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, अब फोरेंसिक से, लैब से, कॉलिंग से, इंटरनेट से, लोकेशन से, कंप्यूटर से, यानी कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, वो सारे चीजें क्या है, इन्वेस्टिगेशन का एक साधन होगा। तो बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इफ फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन रिसीव और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द commission of an offence which is empowered under section 175 to investigation, he shall forthwith send a report of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall empowered to take cognizance of such offence upon a report proceed in person, or shall depute one of the subordinate officer not being below the such rank at the state government may, by general special order prescribed in this behalf, to proceed to the spot to investigation the fact and circumstances of the case, and if necessary to take measures for this discovery and arrest of the offender। यानी इसका कहने मतलब ये है कि जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज ऑफिसर्स होते हैं उन्हें जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन के जो है प्राप्त होता है, रिपोर्ट प्राप्त होता है, और ये संदेह ना होने के कारण यानी डाउटफुली ना होने के रीजन में ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए, जिसका जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए धारा 175 के अधीन जो है उसे इम्पावर्ड है। 175 मैंने आपको बताया है कि 175 के अधीन इम्पावर्ड है, तो वो पुलिस के अपराध की रिपोर्ट की जो है वो जो है क्या करेगा कि वो उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। क्या उस अपराध की रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध में पुलिस रिपोर्ट संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। ऐसे अपराध के लिए पुलिस जो वो रिपोर्ट प्राप्त होता है उसे संज्ञान लेने के लिए क्या है, वो इम्पावर्ड है, सशक्त है। और मामले की
तथ्य और परिस्थितियों का जो गुत्थम गुत्था होता है उसे जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलने पर अगर मामले को लगता है यार ये इसे हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करेगा, गवाहों को साथ छेड़छाड़ करेगा, टेम्पर करेगा, या कोई डॉक्यूमेंट है उसे फेरफार कर देगा, या वो कहीं फरार हो जाएगा, या वो भारत ही छोड़ देगा, या एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। तो पुलिस को क्या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या उसे ये लग जाए, यानी उसे ये लग जाए तो उसे क्या करेगी, उसे जो है गिरफ्तार कर लेगी। क्या करेगी, उसे गिरफ्तार कर लेगी। अब बात ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट when information aid to the commission any such offence given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed person or dispute subordinate officer make an investigation on the spot. Second, if it appeared to be officer in charge of police station that there is no sufficient ground entering on an investigation, is a not investigation in case, यानी कि वजाहत ये करता है जब ऐसे ऑफेंस किए जाने की कोई इंफॉर्मेशन किसी पर्सन द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब यह आवश्यक नहीं होगा कि पुलिस थाने बरसात का अधिकारी जो पुलिस इंचार्ज ऑफिसर होता है उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। यानी जब कोई ऐसा रिपोर्ट मिलता है पुलिस को और पुलिस को यह लगता है कि यार इस मामले में कोई जांच करने का कोई औचित्य नहीं दिया जाता है, बिला वजह तोल पकड़ाया जाता है कि इसमें मामला गंभीर है, लेकिन पुलिस को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद पता चला है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो क्या करेगा कि वो अन्वेषण करने के लिए स्वयं या किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी क्या है, अपना नहीं जा रहा तो किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को वो भेज देगा। ये बात है। दूसरी बात ये कहता है कि पुलिस थाने के पास शासक अधिकारी को ये प्रतीत होता हो, ये लग जाता हो कि अन्वेषण करने के लिए कोई यार पर्याप्त आधार ही नहीं बचा है, तो उस मामले में क्या करेगा कि जो है उस मामले में अन्वेषण करेगा ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। लेकिन यह प्रोविजो है, फर्दर डेट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप the recording of the statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place her choice as for age practicable by a woman police officer in the presence of her parents and ground near relative of social work of the locality, and such statement may also recorded through any audio, video, electronics means include मोबाइल फोन। यानी इसका मामला ये है कि यार थोड़ा ये थोड़ा टेढ़ी खेड़ है। इसमें ये कहा गया है कि जो कोई ऐसा कोई अपराध होता ना, वो अपराध जो महिला, अगर वो महिला से जुड़ा होता है तो यार उसे थाने में बुलाएंगे तो उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं ना, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर उसकी जो रिकॉर्ड होगी, सब बयान होगा, वो ये देखा जाएगा कि महिला पुलिस द्वारा उसको रिकॉर्ड करे। हर बात महिला शेयर नहीं कर सकती है किसी व्यक्ति को, इसलिए उसे स्पेशल प्रिविलेजेस हैं और ये प्रिविलेज कोई खैरात नहीं मिला है। आर्टिकल 15 के सब आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि स्टेट ऐसा कानून बनाए जो बच्चों से जुड़े हो, जो महिलाओं से जुड़े हो, भले ही प्रथाओं उनके खिलाफ जाता हो, उनके खिलाफ होकर कानून बनाओ कि उनको जो इक्वलिटी मिले। तो यही है कि तुरंत यह है कि उसका अगर कोई रेप का मामला हो, पीड़ित का अगर स्टेटमेंट लेना हो, तो पीड़ित के जो है घर पे
या उसके जो वो पसंद करे कि भैया मुझे फला जगह स्टेटमेंट देना है, या किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके जो पेरेंट्स होंगे, उसके जो लीगल गार्जियंस होंगे, या उसके जो करीबी रिश्तेदार होंगे, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा, सोशल एक्टिविटीज होगा, उसके पर्जेंस में है, क्या करेगा, मामले को लिखेगा और उसके बाद में ये सब सारी चीज जो घटना हो गई वो वीडियो रिकॉर्ड में भी क्या होगा, दर्ज होगा। मोबाइल फोन में भी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है तो मोबाइल फोन में दर्ज होगा। और आज के डेट में यह है कि वो सारे का कथन, सारे स्टेटमेंट एज ए एविडेंस के रूप में ट्रीट कर लिया जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड कर रही कैमरे में कैप्चर में, तो वो क्या होगा, वो मान लिया जाएगा कि भाई साहब आपका जो स्टेटमेंट लिखा है सब हमने पारदर्शिता तरीके से दर्ज कर लिया गया है। आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं है जब आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा तो पुलिस आपको नहीं बुलाएगी थाने में, या आप पाइए फला तारीख को आप थाने में आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। ये पुलिस पूछेगी कि आपको कहाँ स्टेटमेंट देना है। वो पुलिस जाके उसके घर पे, उसके डोर पे नॉकिंग करेगी। अगर उसे लगेगा कि इसकी जान का खतरा है, गवाहों का खतरा है, तो उससे जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकंड कहता है इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लास ए एंड बी द फर्स्ट प्रोविजन टू द सबसेक्शन 1 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन shall state in his report the reason for not fully complying with the requirement date of substation by the him and forward the daily diary report fortnight to the magistrate, and in the case mentioned in class B of the said provision the officer shall also forthwith notify to inform if any such manner as may be prescribed by rule made by the state government। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रोविजन जो है बार बार ये कह रहा है कि ए बी बड़ी दशाओं में, प्रत्येक दशा में जो इंचार्ज ऑफ पुलिस होता है उस थाने का, अपनी रिपोर्ट के इन अपेक्षाओं के पूर्णतः अनुपालन न करने के कारण जो है अगर कथन तो मजिस्ट्रेट पर जो है क्या करेगा, परीक्षक दैनिक डायरी भेजेगा, और परंतु ये दसों अधिकारी को सूचना देगा कोई हो श्रीत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हो उसके भी तत्काल सूचित करेगा। अगर कोई मतलब अगर ये बात समझ लीजिए कि हमने 175 के खंड ए बी सी में जो कंडीशन बताए गए हैं, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में पुलिस थाने का जो इंचार्ज ऑफिसर होता अपनी रिपोर्ट में या उसके द्वारा सब क्लास के जो हमने बताया है उनकी जो रिक्वायर्ड है पूर्णतः अनुपालन न करने के कारण वो क्या है, अनुपालन नहीं करता है, ड्यूटी को क्या है, ब्रीच करता है, वो अनुपालन नहीं करता है, ऐसे कारणों का कथन करेगा और मजिस्ट्रेट को जो है परीक्षा दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा और खंड के वरीय दशाओं में अधिकारी सूचना कोई भी श्री जो राज्य सरकार नियमों जो भी राज्य सरकार प्रेस्क्राइब बनाए वो तो होता है पुलिस के पास। और उसके बाद में आप आइए 3 176 के 3 में कहता ऑन रिसीट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज मेड punishable for 7 years or more the officer in charge of police station shall from such date as may be notified within a period of 5 years by the state government in this regard cause for forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the evidence and also cases the videography of the process on mobile phone on every other electronic device। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है नए कानून में कि कोई घटना अगर जहां घटता है तो आपने देखा होगा पिक्चरों में या उसमें देखे होंगे कि जगह जगह हल्का हल्का जो टूटा हुआ हो
या डीएनए प्रोफाइल मैचिंग करना हो, या उस जगह का बना हुआ फिंगर हो, या कोई हथियार बरामद किया गया हो, या दीवार हो, या कहीं भी मारपीट हो, लाश गिरी गई हो, लाश का जो पंचनामा होता हो, चारों तरफ उसे देखा जाता है, कैमरे के तहत उसे देखा जाएगा, उसे फोरेंसिक टीम भेजी जाएगी जो उस मामले में एक्सपर्ट है। अगर कहीं स्टेट में नहीं फोरेंसिक है तो क्या करेगा कि स्टेट जल्द ही फोरेंसिक टीम हर जिले में गठित करेगा और वो घटना के जगह पर पहुंचेगा और बारीकियों से निरीक्षण करेगा, इंक्वायरी करेगा और एक एक चीज को उस मामले से संबंधित को कलेक्ट करेगा। इसके पर्पज पे, फॉर द एविडेंस के पर्पज पर, तो उसे कलेक्ट करेगा, वीडियो बनाएगा, लैब में लेके जाएगा, जिससे खून हुआ या कोई चीज पाया जाता है, थूक हुआ, लार हुआ, तो डीएनए प्रोफाइल मैचिंग करने के लिए जाएगा ना। जो है हड्डी मिल गया, नाखून मिल गया, या कहीं खरोच लग गया हो, पांव का जो है निशान हो, या बाल हो, या दांत हो, यानी कोई भी शरीर का, एनी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, या लाश को क्या है फूंक भी दिया जाए, जला भी दिया जाए, तो जिस जगह जलाया गया उसकी राखी जो होता है, अगर राखी पूरे तरह से गंगा में न समाहित किया जाता हो, अगर वो राखी, उस राखी से पता चल जाएगा भैया कि इसके डीएनए प्रोफाइल मैचिंग के लिए, तो फोरेंसिक रिपोर्ट के तहत भेजा जाएगा। बहुत लोग बहुत होशियार होते हैं, क्या काम करते हैं कि बॉडी को क्या है किसी की कत्ल कर देते हैं आसानी से। कत्ल करने के बाद में उसे क्या कहते हैं कि उसे ले जाकर जो है उसे फूंक देते हैं। फूंकने बाद में वो कहते हैं कि अब बॉडी जल गया, अब कोई मतलब नहीं है, अब तो कोई हम बच ही जाएंगे। लेकिन नहीं, जहां फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट है वो एक ही चीज को करेक्ट कर लेगी, मामले को जो तरमंता बनती हो या मामले से जो सुसंगत मिलते हो, तत्परिस्थितियां मिलती हो, सरकमस्टेंसेस जोड़ते हो, अगर इस तरीके से जोड़ते हो चेन टू कड़ियां जुड़ती जाएंगी और अभियुक्त बच नहीं पाएगा और उसे गिरफ्तार हो गए और उसे सजा मिलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ कहता है कि लेकिन प्रोवाइडेड दैट फोरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल in respect of any such offense, the state government shall entitle facility in respect of that the matter developed or made the state notify the enlistation of such facility any other of the state। यानी स्टेट को फोकस किया गया है कि जिस स्टेट में अगर जो है उपलब्ध नहीं हो फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं, तो वहां राज्य सरकार जब तक ऐसे मामले संबंधित नियोजित नहीं हो जाता या राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, तो अन्य राज्यों की सुविधा का उपयोग को सूचित करेगा। पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश में नहीं था तो हैदराबाद में मामले को कलेक्ट करके आंध्रा से लिया जाता था, आंध्रा के टीम में भेजी जाती थी, उत्तर प्रदेश में ऐसा एजाज था नहीं। तो ये चीजें है, ठीक है। अब बताया गया कि रिपोर्ट हाउ सबमिट, यानी रिपोर्ट कैसे सबमिट किया जाएगा। भाई आपने सारा सब कुछ मटेरियल बना लिया है, एविडेंस क्या नाम है, आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया है, तो रिपोर्ट को कैसे सबमिट करेंगे। सब कुछ बना लिया है। अब कभी कभी होता है कि दो टाली पर्चा तैयार हो जाता है, तो रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, एवरी रिपोर्ट सेंट टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 shall, if the state government so direct, be submitted through such superior officer of police as the state government by general special order appointment this behalf। यानी राज्य सरकार नियुक्त करेगा जो सीनियर ऑफिसर के माध्यम से ही रिपोर्ट भेजा जाएगा। और कहता है कि सच सुपीरियर ऑफिसर गिव द इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफिसर द पुलिस स्टेशन एट थिंग फिटी and shall after recording such interaction on such report transmit the same without delay to the magistrate। यानी कहने का मुराद ये है कि ऐसे जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, जो इस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के को ये डायरेक्शन देता है कि वो अगर विचार करे, ठीक समझे, तो उसे रिकॉर्ड को लिखे और लिखने के बाद आप विलम्ब मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। वो पुलिस कंसिडर करेगा, वो डायरेक्ट भेज सकता है। और ज्यादातर ये 177 का फॉलो होता है। तो हम देगा वहाँ सीनियर एसपी के पास जाएगा, एसपी कार्यालय में एग्जामिन होगा,
कोई कमी होगा तो कमी को पूरा करके कहेगा फिर से इन्वेस्टिगेशन करो। अगर वहां न्यायालय में चला जाएगा तो मामले को क्या होगा, अरे आपने जितनी मामला बनाया है उतना तो उतना, और आपने जो उसमें जो है कहीं गोल मोल कर दिया है, कहीं गड़बड़ कर दिया है, मानो है गलती होगा ही हुआ, तो इसलिए उसको क्या है रीचेक किया जाएगा। कौन करेगा, सीनियर ऑफिसर करेंगे कि सही है कि नहीं सही है, तब जाकर वहाँ न्यायालय में भेजा जाएगा, न्यायालय में लगाया जाएगा। ये बातें करता है। तो मैं जहाँ तक उचित समझूंगा कि कल आगे नेक्स्ट आपको बढ़ाऊंगा, इसी के साथ हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।